नमस्कार दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं प्री मिक्स पॉलिटी का डिस्कशन, जिसमें हम आपको हर हफ्ते की तरह 5 क्वेश्चन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में से देंगे। आप उन्हें सॉल्व करेंगे और आप उनका सोल्यूशन चेक करेंगे मेरे साथ साथ। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बता दूं कि स्लीपी क्लासेस की जो ऑफलाइन बैच है वो स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्द, और हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आपको बेस्ट कंटेंट विद बेस्ट कनेक्ट चाहिए, तो अभी तक हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब आपको बेस्ट पर्सनल कनेक्ट भी मिलेगा टीचिंग और मेंटोरशिप का। इसीलिए अब आप एनरोल करने में देरी ना करें, क्योंकि लिमिटेड स्ट्रेंथ का बैच होने वाला है। साथ ही साथ आपके पेड इनिशिएटिव्स जो जनरल स्टडीज़ के लिए ऑनलाइन चलते हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है, वो चलने ही वाले हैं जैसे पहले चलते थे। आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं कंटेंट के हिसाब से। अगर आप 11,999 का कोर्स लेना चाहते हैं, जिसमें आपको सभी तरीके के कंटेंट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको आंसर इवैल्यूएशन के साथ का अगर कोर्स चाहिए तो उसमें आपको 14,999 में अवेलेबल हो जाएगा। एंड साथ ही मेंटोरशिप टेस्ट सीरीज़ के साथ चाहिए तो 24,999 में आपको मिल जाएगा। इसके साथ आपको इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द हमारे इन दिए गए कॉन्टैक्ट्स पे आप हमें इंक्वायर कर सकते हैं। चलिए आज क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि आज के क्या क्वेश्चंस हैं। तो लाइक ऑलवेज आई विल जस्ट टेल यू द क्वेश्चंस एंड यू विल सॉल्व, और उसके बाद आप अपने डिस्कशन के जरिए आंसर्स मैच करेंगे। पहली स्टेटमेंट है, पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The first statement, the first Law Commission of Independent India was established in 1955 under the chairmanship of John Mathai. Second statement, being a statutory body, its recommendations are binding on the government. And third, 21st Law Commission recommended ratification of UN Convention Against Torture and prepared a draft bill called Prevention of Torture Bill. तो आप देख सकते हैं इसमें क्या पूछा गया है, which of these statements is incorrect। ठीक है, तो 1, 1 and 2 only, 2 and 3 and 1 and 2 and 3 जो आपके ऑप्शंस हैं, आप इसके साथ इसे सॉल्व कर लें। सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन मेरे पास डिमांड आई थी कि सर यूपीएससी के नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन बनाइए। देखिए यूपीएससी का कोई नया पुराना आज का कल का कोई पैटर्न नहीं है, क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं है। तो अगर आप कह रहे हैं कि हाँ यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स के हिसाब से बनाइए तो ठीक है, तो मैंने बना दिया। क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल। तो आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए कि क्या एक स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या 2 करेक्ट है, क्या 3 करेक्ट है, या सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ये आपने बताना है। इसका मतलब आपको सारी स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फंडामेंटल राइट्स के बारे में सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 इज सोल प्रेरोगेटिव ऑफ पार्लियामेंट ओनली। ठीक है, एंड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दैट सीक रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट आर सब्जेक्ट टू एकेडमिक रेगुलेशन। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं फंडामेंटल राइट्स के अलग अलग आर्टिकल्स में से। आपने बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट जजेस के रिगार्ड में क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एट एनी टाइम रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्पररी पीरियड। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट दोस्तों ये, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट बट नॉट इन सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर मैं हिंदी में इसे ट्रांसलेट करूं तो कहने का ये मतलब है कि एडिशनल जजेस का जो प्रावधान है संविधान में, वो सिर्फ हाई कोर्ट्स के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो आपके पास ये ऑप्शंस है, आपने बताना है। आखिरी क्वेश्चन जो आज का होगा, जिसके बाद मैं डिस्कशन भी स्टार्ट करूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 प्रोवाइडेड 2 क्वालिफाइंग डेट्स इन अ ईयर टू एनरोल इन द इलेक्टोरल रोल्स। एंड दूसरी स्टेटमेंट ये है कि पर्सन्स अनेबल टू फर्निश देयर आधार विल बी रिमूव फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल एंड नॉट अलाउड टू वोट। तो अब आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें बतानी है। दोस्तों आइए फिर इसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपने इनके आंसर्स नोट कर लिए होंगे। इससे पहले सॉल्व करूं, मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी 2023 के लिए हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको 6 डेज अ वीक वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रीलिम्स प्लस मेंस के हिसाब से एनालिसिस करवाया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज डिलिनेशन होगी टॉपिक्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटी की एग्जांपल दूं तो पॉलिटी के अंदर अलग अलग टॉपिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, ऐसे आपके करंट अफेयर जो है वो अलाइन किए जाएंगे। डेली पीडीएफ्स और मंथली कंपाइलेशन भी आपको मिलेगा, और दोस्तों साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ लिंक करके करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाएंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम आगे कि हमारे क्वेश्चंस के आंसर क्या है। क्या था पहले क्वेश्चन का आंसर?
बी। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पे आपने आइडेंटिफाई करनी है। स्टेटमेंट नंबर 1, द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन मथाई। सो ऑप्शंस में 55 था, सॉरी 1955 था, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन मथाई। तो ये वाला पार्ट तो सही है कि 1955 में इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लॉ कमीशन बना था, लेकिन ये बात गलत है कि जॉन मथाई साहब की चेयरमैनशिप में मिला था। जॉन मथाई साहब भारत के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ही was not the chairman. In fact, the chairman of that law commission was Mr. MC सेतलवाद। तो पहली स्टेटमेंट जी हो गई गलत, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गई आपके पास। सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। बीइंग अ स्टैट्यूटरी बॉडी इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत है भाई, लॉ कमीशन कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी कि लॉ कमीशन बनाने के लिए आपको कोई कानून या लॉ नहीं कहता है, ना आईपीसी कहता है, ना सीआरपीसी कहता है, ना लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट कहता है। इसका मतलब लॉ कमीशन इज अ काइंड ऑफ executive body that is designed to give recommendations on legal aspects of the government. अगेन ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरी स्टेटमेंट जी बिल्कुल सही है, क्योंकि 21st लॉ कमीशन अंडर बीएस चौहान, तो 21st लॉ कमीशन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ बीएस चौहान, जस्टिस बीएस चौहान टू बी रिस्पेक्टफुल, इज लास्ट लेटेस्ट लॉ कमीशन जो इससे पहले बना था 22nd का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन उसके चेयरमैनशिप अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, उसकी मेंबरशिप अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। और इन्होंने एक्चुअल में यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रेटिफाई करने की रिकमेंडेशन दी थी, और यह भी कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर एक्ट आप लेके आए, उसके लिए इन्होंने एक ड्राफ्ट बिल भी तैयार करके दिया था। तो इसका मतलब है कि तीसरी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो गया? बी, 1 और 2 ओनली। अब देखिए, लॉ कमीशन जो है उसका कॉन्सेप्ट भारत में पहली बार ब्रिटिशर्स लेके आए थे 1834 के अंदर, जब उन्होंने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद लॉर्ड मैकॉले के अंडर भारत का पहला लॉ कमीशन बनाया था। तो आजाद भारत का नहीं, भारत का पहला लॉ कमीशन मैकॉले के अंडर बना था, जिसने आईपीसी, सीआरपीसी ऐसे सारे आपको कोडिफिकेशन ऑफ लॉज करके दिए, यानी यूनिफॉर्म लॉज बना के दिए। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लॉ कमीशन भी बनाया गया उसके बाद। तो उन्होंने ये सारा आपका जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 का, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, या इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये सारे जो कानून है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दीज ऑल वर द प्रोडक्ट ऑफ द लेबर ऑफ फर्स्ट 4 लॉ कमीशंस। लेकिन आज़ादी के बाद ये बोला गया कि लॉ कमीशन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिशर्स ने कुछ भी किया हो, लेकिन कुछ फैक्टर्स, कुछ चीज़ें उनके हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी गवर्नेंस सिस्टम के अंदर, तो लॉ कमीशन को भी हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। इसीलिए ये कहा गया कि इट शुड बी कैरीड फॉरवर्ड। एंड 1955 में भारत के उस समय के अटॉर्नी जनरल, दोस्तों अटॉर्नी जनरल आर्टिकल आप मुझे बताएंगे कौन से आर्टिकल नंबर में अटॉर्नी जनरल का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के? उस वक्त के अटॉर्नी जनरल एमसी सीतलवाद को इसका चेयरमैन बनाया गया, और तब से 21 टाइम्स लॉ कमीशंस बन चुके हैं, जिनका जनरली 3 ईयर टर्म रहता है, बट बिकॉज इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अ लीगल बॉडी, तो इसका टर्म एक्सटेंड भी किया जा सकता है। खैर, तो ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछे गए थे। स्टेटमेंट नंबर, पहले आंसर देख लो, आंसर है जी इसका बी। तो बी जिनका है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है। स्टेटमेंट 1 थी, इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो रिकमेंडेशंस है जीएसटी काउंसिल की, वो सिर्फ परसुएसिव है एंड दे कैन नॉट बी बाइंडिंग ऑन सेंटर एंड स्टेट्स। इनफैक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं भी कहता तो भी जीएसटी काउंसिल जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के अंडर आती, यानी आर्टिकल 279A के अंडर जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, उसमें ये साफ मेंशन्ड है कि इसने रिकमेंडेशन देनी है जीएसटी के बारे में, ये लॉज को इंप्लीमेंट नहीं करने वाला है। तो पहली स्टेटमेंट जी सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, यूनियन सेक्रेटरी फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज द सेक्रेटरी टू द काउंसिल। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। और रेवेन्यू सेक्रेटरी, यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का जो सेक्रेटरी होता है ना, वो बंदा
जीएसटी काउंसिल के सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटरी होता है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कहा गया था, बट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू में आएगा ना टैक्स, बजट के हिसाब से देखो तो टैक्स रेवेन्यू में आएगा। तो इसी वजह से जीएसटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी होते हैं। खैर, तो दूसरी स्टेटमेंट हो गई गलत। तीसरी स्टेटमेंट, कंबाइंड वेटेज ऑफ वोटिंग प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज 1/4 ऑफ टोटल काउंटिंग। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जीएसटी काउंसिल एक ऐसा फोरम है जिसमें दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेशन होती है, सेंटर और स्टेट्स की तरफ से। तो उसकी मेंबरशिप कुछ इस प्रकार है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब होता है जूनियर मिनिस्टर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में होंगे वो सेकंड नंबर पे होंगे, यानी he or she will also be a member. एंड फाइनली जो भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड फाइनेंस या टैक्सेशन मिनिस्टर होंगे उनके स्टेट्स के, तो मिनिस्टर इन चार्ज, फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, और टैक्सेशन मिनिस्टर वट एवर बी द पोस्ट जो उस स्टेट के द्वारा भेजा जाएगा। तो हर स्टेट में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें आएगा। स्टेटमेंट 3 ने कहा था कि 1/4 वेटेज होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी काउंसिल में, जो बिल्कुल गलत है। 1/3 वेटेज होती है टोटल वोट्स की और 2/3 वेटेज होती है स्टेट्स की। तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक कुछ स्टेट्स नहीं मान जाते, सेंटर सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से जीएसटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता है। सो 2/3 पावर इज विद स्टेट्स, 1/3 इज विद द सेंटर। सेकेंड वन इनकरेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब चौथी स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। क्या जीएसटी काउंसिल 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा बनाई गई थी? जी हाँ, बिल्कुल सही। और बहुत बेसिक सिंपल सा सवाल है। 101st अमेंडमेंट जो था उसने एक्चुअल में जीएसटी लाने के लिए बहुत सारे बदलाव लाए थे। तो उसने क्या किया था, एक तो आर्टिकल 246 के अंदर जो टैक्सेशन पावर होती है स्टेट्स और सेंटर के बीच में, उसका डिवीजन होता है, बंटवारा होता है कि फलाना सब्जेक्ट्स के ऊपर, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टेट टैक्स लगा सकता है, सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल टैक्स लगा सकता है। और ये भी बंटवारा होता कि कौन से टैक्स सेंटर और स्टेट्स अलग अलग लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, पहले वैट जो था वो स्टेट लगाता था और सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है सेंटर लगाता था। खैर, अब आते हैं कि इन्होंने 279A ऐड किया था जिसके अंदर जीएसटी काउंसिल का मेंशन है। एंड दैट इज व्हाई जीएसटी काउंसिल, माय डियर फ्रेंड्स, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड दैट इज करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि द स्टेटमेंट्स 2 and 3 आर इनकरेक्ट, 1 and 4 आर करेक्ट। इसका मतलब 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा गया था आपसे और पूछा गया था इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट आर्टिकल 33 से रिलेटेड है। और आर्टिकल 33 किससे रिलेटेड है? इट इज टॉकिंग अबाउट जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर्स हैं, उनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स लिमिटेड स्कोप में लगाए जा सकते हैं। It can be a scenario where fundamental rights are applied in a limited scope over the armed forces. लेकिन वो किस लिमिट में लगेंगे, कितना फंडामेंटल राइट्स का पार्ट लगेगा आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, कितना नहीं लगेगा, ये इसके ऊपर कानून क्या स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, यानी स्टेट की लेजिस्लेचर बना सकती है? जी नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो पार्लियामेंट के पास ये सोल अथॉरिटी है। पार्लियामेंट इज द सोल। मैंने तभी ये ओनली यूज किया। मैंने सोचा कि हाँ, ऐसा ना हो आप लोग एलिमिनेशन टेक्निक लगाने लग जाएं। देखिए, ये सब कहने की बातें होती है। एलिमिनेशन टेक्निक है, ओनली लिखा है, एक्सट्रीम लिखा है। अरे अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ये एलिमिनेशन टेक्निक के पीछे मत भागो, एटलीस्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन और यू आर इन द मिडल ऑफ योर प्रिपरेशन। हाँ, अगर कुछ भी नहीं चलता है फिर एंड में हम ट्राई कर सकते हैं। तो लिमिटेड स्कोप है इस फंडामेंटल राइट्स का और ये पार्लियामेंट लॉ बना के इम्प्लीमेंट करता है। तो आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि हाँ, आपके पास कुछ लिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जितनी बाकी सिटीजन्स के पास है उतनी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। आर्टिकल 29 and 30 we talk about that, but 30 in specific, 30 in particular talks about minority educational institutions. तो ये बताया जाता है आर्टिकल 30 के हिसाब से, ये आर्टिकल 30 का ही टेक्स्ट है कि all minorities whether on the basis of religion or language have the right to establish and administer एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जिनको MEI या माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बुलाया जाता है। बाद में एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी बनाई गई, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन
इंस्टीट्यूट जिसका काम ये था कि वो ठप्पा लगाएगा, स्टैंप लगाएगा बता के कि ये जी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। खैर, MEI 3 तरीके के हो सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट है पहले तरीके का, क्योंकि हमसे स्टेटमेंट में पूछा है कि जो MEI ये टैग माइनॉरिटी एजुकेशन टैग मांगते हैं स्टेट से यानी कि सरकार से, और एड या फंडिंग भी प्रोवाइड लेते हैं सरकार से, उन लोगों के ऊपर एकेडमिक रेगुलेशन की जा सकती है। यानी कि सिलेबस प्रिस्क्रिप्शन, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए स्कूल्स में, डिसिप्लिन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, दीज ऑल कैन बी रेगुलेटेड। दैट मीन्स ऑटोनॉमी का जो लेवल है, यानी कि जो अपने हिसाब से उस स्कूल को या उस कॉलेज को चलाने का जो डिग्री है वो थोड़ी कम है एज कंपेयर टू द टाइप ऑफ सी, तीसरे वाले, जो ना तो स्टेट से रिकॉग्निशन लेते हैं ना ही एड मांगते हैं। खैर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हो गया। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी यहाँ पे है, जो सेक्रेटरी ऑफ मलंकर सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस, ये केस 2007 का केस है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के पास ये कुछ अधिकार होते हैं कि वो अपनी गवर्निंग बॉडी चूज कर सकते हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं, एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं, और फी स्ट्रक्चर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारी जो प्रावधान है ये स्पेसिफिकली उन्होंने बताया है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं। एंड अल्टीमेटली हमने ये देखना था कि एकेडमिक रेगुलेशन उनकी हो सकती है, सिलेबस प्रिस्क्रिप्शन उनको हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। चलिए अब 4th पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस। आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, पहली स्टेटमेंट जो है ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रिक्वेस्ट करते हैं ये कि रिटायर्ड जज साहब को कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के थोड़ी देर के लिए दोबारा जज बन जाए, ऐसा नहीं कहते हैं। या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को ऐसा नहीं कहते हैं कि आप एलिजिबल तो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज वाला एक्सपीरियंस तो है आपका, तो आप थोड़ी देर के लिए जज बन जाओ। ये काम होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 128 आपको क्लियरली बताता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप आएं और थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए जज बने। उनकी कंसेंट के बाद ही, रिक्वेस्ट लिखा है ना, तो कंसेंट के बाद और प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन के बाद। सो द वर्क विल बी एग्जीक्यूटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो द पर्सन हु इज टू बी अपॉइंटेड। मतलब जो रिटायर्ड जज को आप बुला रहे हो उनसे तो परमिशन लोगे ही, जबरदस्ती उसके ऊपर कंपल्शन नहीं है। तो ये चीज आर्टिकल 128 में मेंशन्ड है। इसका मतलब स्टेटमेंट पहली गलत है। दूसरी स्टेटमेंट, एडिशनल जजेस। देखो, एडिशनल जजेस जो कॉन्सेप्ट है वो हाई कोर्ट के लिए अप्लाई होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं अप्लाई होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो इफ बाय रीजन ऑफ टेम्पररी इंक्रीज इन बिजनेस ऑफ हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है, क्राइम बढ़ रहा है, मर्डर बढ़ते जा रहे हैं, अपील पे अपील, तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही है, और इनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि ये जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ कर सके केसेस, और इतने एलिजिबल लोग नहीं आ रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा आगे? हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है, हाई कोर्ट में ऐसा किया जा सकता है कि एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया जाए, और उस कॉन्टेक्स्ट में जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट साहब। ये बात आपने याद रखनी है आर्टिकल 224 के मुताबिक। तो प्रेसिडेंट विल से कि ठीक है जी, आप एडिशनल जजेस हैं, एडिशनल जजेस बन के आइए, और 2 साल के टाइम पीरियड के लिए, इससे ज्यादा नहीं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, नॉट एक्सीडिंग 2 years यू विल बी द एडिशनल जज ऑफ द हाई कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट। क्यों? सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो सुप्रीम कोर्ट के वो पार्लियामेंट के द्वारा ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, और अगर आपने उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है? लॉ चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो जब कानून चेंज करोगे उसके बाद स्ट्रेंथ बढ़ाओगे। अभी सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 34, 33+1। तो एडिशनल जजेस वहां नहीं अपॉइंट होते हैं, वहां पे अपॉइंट हो सकते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस अंडर आर्टिकल 126 दैट प्रेसिडेंट अपॉइंट्स। वहां पे अपॉइंट हो सकते हैं एड हॉक जजेस, जब लैक ऑफ कोरम हो, यानी जजेस अवेलेबल नहीं है, रिजाइन कर गए, डेथ हो गई, तो कोरम नहीं बन पाता है, तब एड हॉक जजेस, टेम्पररी जजेस आर्टिकल 127, एंड रिटायर्ड जजेस जो हमने आर्टिकल 128 में देखा। तो एड हॉक और रिटायर्ड जजेस को CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं।
एंड एक्टिंग चीफ जस्टिस को ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं क्योंकि एक्टिंग चीफ जस्टिस है। तो सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जजेस नहीं आते हैं, जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा नहीं आते हैं, हाई कोर्ट में आ सकते हैं, ये आपने याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल provided 2 qualifying dates in the year to enroll in the electoral rolls. The person unable to furnish their Aadhaar will be removed from the electoral roll and not allowed to vote. Although ये जो बिल है ये दोनों लॉ से दोनों राज्यसभा लोकसभा से पास हो चुका है, बट ऑफिशियल गैजेट में इसका जो है वो अभी तक नहीं आया, इसलिए अभी इसको बिल बुला रहे हैं। आप इसको एक्ट भी बुला सकते हो। खैर, पर्सन्स अनेबल्ड, फर्स्ट स्टेटमेंट आपने बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी। देखिए दोनों ही इनकरेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये 2 नहीं है, 4 है। So 4 qualifying dates in a year is there if you want to get elected, not means enrolled in the electoral roll। मतलब अगर आप ना वोटर कार्ड बनाना चाहते हैं, आप 18 साल की उम्र अटेन कर चुके हैं, तो आपके पास 4 बार ये मौका आएगा एक साल के अंदर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। तो पहले एक ही मौका आता था 1 जनवरी को, लेकिन अब आपके पास 4 मौके आएंगे, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में। एक तो ये चेंज हुआ है इस लॉ से। दूसरा, आपके आधार और आपके इलेक्टोरल रोल को लिंक करने की बात हुई है। एंड वो कैसे होगा? सेक्शन 23 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, दिस टॉक्स अबाउट कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इलेक्टोरल रोल यानी कि वोटर कार्ड बनाने के लिए। नाउ दे हैव चेंज्ड इट सेइंग कि वी विल एनेबल इलेक्टोरल रोल डेटा लिंकेज विद आधार डेटा। तो आपका जो नाम है और आपका जो पता है वोटर कार्ड पे भी होता है, वही चीज आप मैच करना चाहते हो आधार डेटा से, क्योंकि उसमें आपका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन भी होता है। तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो होगा वो जाएगा और उस बंदे से आधार कार्ड मांगेगा। अगर वो नया आधार कार्ड बनाना चाहता है तब भी, अगर वो नया वोटर कार्ड बनाना चाहता है तब भी, और अगर वो पुराने वोटर लिस्ट के अंदर ही दोबारा चेंज करना चाहे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, तो वो जा सकता है और आधार कार्ड मांग सकता है बंदे से। बट द पर्सन विल नॉट बी डिनाइड इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल और दे विल नॉट हैव देयर नेम्स डिलीटेड फ्रॉम इट इफ दे आर अनेबल टू फर्निश आधार। अगर आप आधार नहीं दे पाते हो तो आपका नाम वोटर लिस्ट से काटा नहीं जाएगा और आपको वोट करने से मना नहीं किया जाएगा। यही दूसरी स्टेटमेंट थी कि योर नेम विल बी रिमूव्ड इफ यू आर अनेबल टू फर्निश योर आधार कार्ड। दैट इज रॉन्ग। तो इसका मतलब कि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और एक और चेंज जो इस इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल से आया है वो ये, एक और चेंज जो इससे लाया गया है कि एक टर्म होती थी वाइव्स ऑफ सर्विस वोटर्स। सर्विस वोटर्स वो लोग होते हैं जो या तो आर्मी या किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर या स्टेट की पुलिस के अंदर काम कर रहे होते हैं और अपने रेजिडेंस से दूर उनकी पोस्टिंग हुई होती है। उनको ना प्रॉक्सी वोटिंग भी अलाउड होती है। भारत में सिर्फ यही कैटेगरी ऑफ वोटर है दोस्तों जिनको प्रॉक्सी वोटिंग अलाउड है। प्रॉक्सी वोटिंग का मतलब कि आप अपनी वोटर प्रेफरेंस की किसको वोट देना है अपने नॉमिनेटेड बंदे को बता सकते हो और वो बंदा जाके आपकी तरफ से वोट दे के आएगा। And because this term of proxy voting was there, they have tried in our Representation of People's Act also, they have changed this and they have said कि spouse of service voter, ये recognize करते हुए कि आर्म्ड फोर्सेस में, पुलिस में महिलाएं भी हो सकती हैं। तो आपको सिर्फ वाइज नहीं लिखना चाहिए, आपको जेंडर न्यूट्रल टर्म इस्तेमाल करनी चाहिए, तो इसलिए स्पाउस लिखा है। यार ये इतना इंपॉर्टेंट एडिशन नहीं है बट है भी, बिकॉज माइंडसेट चेंज ऐसे ही होता है धीरे धीरे करके। तो आप यही चीज समझ के आप बता सकते हो कि जी हाँ आपका आंसर जो है वो बोथ 1 और 2 है। जाने से पहले आपको ये बता दूं कि हाँ आप अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बंडल बना के कोर्स पढ़ना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो मेरे पल्ले पड़ नहीं रही है, बाकी सब मैं कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं हो पाएगा मेरे से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा बंडल मॉड्यूल ले सकते हैं ऑनलाइन कोर्स का। 6,000 रुपीज़ फॉर एवरी मॉड्यूल इज देयर, और उसके साथ साथ आपको ये सारा कंटेंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।